हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टेस्ट सीरीज मिशन जेआरएफ के नाम से आप लोग एक प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे हैं हमारे चैनल पर। तो इस चैनल पे जो ये टेस्ट सीरीज चल रही हैं ये मिशन जेआरएफ को लेकर है। बहुत सारे बच्चों का नेट बार बार होता है, बट जेआरएफ रहने से या जेआरएफ नहीं हो पाता, कुछ क्वेश्चन से, कुछ नंबर से, या कुछ उनकी जो प्राइमरी मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। तो उसी टारगेट्स को हम पूरा करने के लिए मिशन जेआरएफ टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं। और इस टेस्ट सीरीज का आज पार्ट नंबर 14 हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 14 में आज हम लगभग 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस 41 क्वेश्चंस में हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है या सिलेबस है ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 12 एंड पार्ट नंबर 11 में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो वहां से भी क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से लगाएंगे तो और बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज की अपनी पहली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा नौकरशाही के ऊपर है। नौकरशाही के आदर्श प्रारूप, ठीक है, नौकरशाही के आदर्श प्रारूप या आइडल टाइप को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैक्स वेबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग द आइडल टाइप ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह कथन किसका है कि मैक्स वेबर द्वारा प्रयुक्त आदर्श प्रारूप शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होता। यानी कि मैक्स वेबर के नौकरशाही की आलोचना इसमें की गई है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने जो आदर्श प्रकार की नौकरशाही का वर्णन किया है उसमें जो आदर्श शब्द है उस आदर्श शब्द की नौकरशाही में आलोचना किसने की है। तो ये आलोचना जो है कार्ल जे फेडरिक ने की है। हु सेड दैट द टर्म आइडल टाइप यूज्ड बाय मैक्स वेबर इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज देयर इज अ नथिंग आइडल इन द ब्यूरोक्रेसी। तो कार्ल जे फेडरिक। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पद सोपान को किसके द्वारा सोपानात्मक श्रृंखला का नाम दिया गया है। ठीक है, द हेरारकी इज अ नेम्ड एज अ हेरारिकल चेन बाय हुम। तो हेनरी फ्योल ने पद सोपान को पद सोपानात्मक श्रृंखला का नाम भी दिया है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़िएगा, और नेट जेआरएफ के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो भी आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है। टीआरई 4 का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद यूपी पीजीटी का होने वाला है एग्जाम अप्रैल में शायद से। ठीक है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, 15 से 17 फरवरी के बीच में। तो ये सारे एग्जाम एक साथ आने वाले हैं, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है, छोटा चाहे क्वेश्चन हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप आगे लेकर के चलेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस की आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस सेट में लाएंगे अपने। तो पद सोपान को किसके द्वारा जो है सोपानात्मक श्रृंखला का नाम दिया गया है। तो हेनरी फ्योल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हेनरी फ्योल के बारे में कुछ डेटा दिया गया है। एक संगठन के प्रबंधन के लिए हेनरी फ्योल जो है 14 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आदेश की एकता के बारे में भी बताते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संगठन के 14 सिद्धांत, ठीक है, संगठन के प्रबंधन के लिए 14 सिद्धांतों की बात कौन करता है। तो हेनरी फ्योल करता है, और उस संगठन के 14 सिद्धांतों में से आदेश की एकता भी एक सिद्धांत है उसमें से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हेनरी फ्योल ने प्रस्ताव दिया है कि प्रबंधन और अनुशासन में सुधार के लिए एक कर्मचारी को पूरी तरीके से और के स्थान पर पूरी तरह से किसी और के स्थान पर एक प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। तो हेनरी फ्योल कह रहा है कोई भी प्रबंधन हो, कोई भी संगठन हो, है ना, एक कर्मचारी जो होगा वो केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व लेगा। ठीक है, अगर एक कर्मचारी को बहुत सारे आदेश एक साथ मिलेंगे तो कर्मचारी के मन में दुविधा उत्पन्न होगी कि किस अधिकारी के आदेश का पालन करें। तो इसीलिए हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि आदेश की एकता का मतलब है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी आदेश दे। ठीक है, तो इस तरीके से हेनरी फ्योल कह रहे हैं तभी अनुशासन या संगठन जो है अच्छे तरीके से चल पाएगा। फिर आगे हेनरी फ्योल कहते हैं
कि इसका मूल कारण यह है कि यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक स्वामी, एक से अधिक अधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह कुप्रबंधन या डिसमैनेजमेंट का परिणाम होगा। आप सोचो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आपको 10 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से, तो आप बताओ किसके ऑर्डर को आप फॉलो करोगे, है ना? क्योंकि सभी जो ऑर्डर दे रहे हैं सभी आपके ऊपर के अधिकारी हैं, तो आप किसी के भी अधिकारी की बात को नहीं टाल सकते। इसीलिए आपके अंदर क्या होगी, दुविधा होगी कि हम किस अधिकारी की बात को माने। तो हेनरी फ्योल कहता है कि आदेश केवल एक ही मिलना चाहिए एक कर्मचारी को, ठीक है? अगर ज्यादा आदेश मिलेगा, अलग अलग कर्मचारी अगर होंगे तो अलग अलग आदेश मिल सकता है, लेकिन अगर एक कर्मचारी है तो उसको एक अधिकारी ही आदेश दे सकता है, ठीक है? अगर बहुत सारे अधिकारी एक साथ देंगे तो क्या होगा, संगठन टूट जाएगा, क्योंकि वो एक कर्मचारी कितने अधिकारियों की बात मान पाएगा, है ना? तो हेनरी फ्योल का यही मानना है कि जो एक कर्मचारी है, अधिकारी उसको केवल एक ही आदेश दे, ठीक है, या एक ही अधिकारी के द्वारा उसे आदेश मिलना चाहिए। अगर अलग अलग अधिकारी जो हैं अलग अलग आदेश देंगे कर्मचारियों को तो कर्मचारी के लिए आदेश का पालन करना बहुत कठिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाक्यांश यानी शब्द जो है, आदेश की एकता प्रशासन के भीतर असहमति को रोकता है, ठीक है। अब आदेश की एकता जो है प्रशासन के भीतर असहमति को रोकेगा, सीधी सी बात है। यह इंगित करता है आदेश की एकता कि प्रबंधन खुला होना चाहिए और शीर्ष यानी ऊपर के अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या आदेश को अंतिम माना जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें वन नोट की, चलिए यहाँ पर कुछ समझते हैं आदेश की एकता के बारे में। आदेश की एकता, या इसी को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेनरी फ्योल कह रहा है आदेश की एकता में कि जैसे मान लीजिए ए नामक क्या है, कर्मचारी है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और इसको आदेश किससे मिल रहा है, बी नामक अधिकारी से आ रहा है आदेश, ठीक है। फिर अधिक आदेश अगर इसको सी नामक अधिकारी से भी आ रहा है और आदेश अगर इसको डी नामक अधिकारी से भी आ रहा है ना, तो ये एम्प्लॉय के सामने दिक्कत आएगी कि किस अधिकारी के आदेश को माने, क्योंकि सभी जो हैं ए से ऊपर अधिकारी हैं, ए से बड़े अधिकारी हैं, ठीक है। तो हेनरी फ्योल कह रहा है कि ए नामक कर्मचारी को, ठीक है, केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है, आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब सीधा सा समझें तो एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को एक ही आदेश मिलना चाहिए, एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अलग अलग अधिकारी अलग अलग आदेश दे रहे हैं तो एक नामक कर्मचारी के लिए मुश्किल या दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि सी की बात मानूं या बी की मानूं या डी की मानूं, ठीक है, क्योंकि सारे जो हैं ए से बड़े अधिकारी हैं। तो कर्मचारी ए के लिए दुविधा उत्पन्न होगी तो संकट में क्या आ जाएगा, संगठन जो है ये टूट जाएगा, ये संगठन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, है ना। अगर अलग अलग अधिकारियों से अलग अलग आदेश मिलेगा तो क्या होगा, आदेश की एकता भंग हो जाएगी, तो संगठन में क्या होगा, अव्यवस्था विद्यमान हो जाएगी या अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी, जिससे कि संगठन का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बात जो है हेनरी फ्योल बताने का प्रयास करते हैं। वन ऑफ फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिटी ऑफ अ कमांड। फ्योल
proposed that in order to improve management and discipline, an employee should be held solely accountable to the one trainer। ठीक है, किसके प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए? केवल वन ट्रेनर के प्रति, और एक सुपरवाइजर के लिए वो अकाउंटेबल होगा, rather than anyone else। ठीक है, the basic reason for this that if an employee is forced to obey the order of a multiple master, ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर आप बहुत सारा मल्टीपल मास्टर्स के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा तो इट विल बी रिजल्ट इन द डिसमैनेजमेंट। ठीक है, तो ये डिसमैनेजमेंट का क्या होगा? रिजल्ट होगा। अगर एक कर्मचारी को 10 अधिकारी आदेश देंगे तो किसकी बात मानेगा? सीधी सी बात है, वो किसी एक की मानेगा, बाकी 9 की बात क्या होगी? नहीं मान पाएगा वो, है ना। तो ये क्या है? ये डिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है कि संगठन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसमैनेजमेंट व्याप्त है। तो इसीलिए जो भी आदेश मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक हायरार्की में आना चाहिए, यानी ए आदेश देगा बी को, बी आदेश देगा सी को, सी आदेश देगा डी को। ठीक है, तो डी के लिए इजी हो जाएगा सी की बात को मानना। अगर सी कोई अलग आदेश दे रहा है, ए कोई अलग आदेश दे रहा है सी को, तब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, the phrase unity of command prevents disagreement with the administration in it indicates that management should be open any instruction or the order given by the top of the executive should be considered final। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आदेश की एकता का नियम पद सोपान की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पद सोपान का मतलब है हायरार्की, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक पिरामिड है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पे सबसे नीचे ई है। ठीक है, तो आदेश की एकता का मतलब है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी आदेश देगा। आदेश जो है ए देगा बी को, और बी आदेश देगा सी को, सी आदेश देगा डी को, और डी आदेश देगा ई को, है ना। तब तो आदेश की एकता है। अगर डी नामक अधिकारी जो है, ठीक है, यहाँ पे कलर में चेंज कर देता हूं, अगर डी जो है आदेश दे रहा है ई को, और ए भी जो है आदेश दे रहा है ई को, तब ई के लिए मुश्किलें बन जाएंगी कि किसकी बात माने, डी की बात माने या ए की बात माने, है ना। तो आदेश की एकता का मतलब है कि जो पद सोपान का नियम है, जो हायरार्की का नियम है, उस नियम से चीजें चलनी चाहिए, तभी आदेश की एकता का पालन सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, कारण क्या है कि आदेश की एकता का नियम सत्ता उत्तरदायित्व के नेतृत्व को भी स्पष्ट करता है। तो बिल्कुल सही है ना। जो आदेश की एकता का नियम है वो उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करता है, और नेतृत्व को भी स्पष्ट करता है, और सत्ता में जो नियम बनते हैं वो भी स्पष्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ए जो देगा आदेश बी को, बी देगा सी को, सी देगा डी को, और डी देगा ई को। ये क्या है? ये आदेश की एकता का नियम है। ये सोपानिक सिस्टम में, हायरार्की सिस्टम में ये चलता रहता है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। स्टेटमेंट है द रूल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ अ हायरार्की। बिल्कुल सही है। द रूल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्लैरिफाइज पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। तो बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नियंत्रण, ये शायद से नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र के संबंध में गणितीय सूत्रों के रूप में प्रत्यक्ष, एकल, प्रत्यक्ष समूह संबंध और क्रॉस रिलेशनशिप के रूप में किसके द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए हैं? तो वी.ए. ग्रैकुनास जो है नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र से, ये स्पैन ऑफ अ कंट्रोल से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ अ कंट्रोल, स्पैन ऑफ अ कंट्रोल से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ अ कंट्रोल अगर दिख जाए तो आपको वी.ए. ग्रैकुनास आपको करेक्ट करना है। द आइडिया ऑफ द डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड द क्रॉस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला रिगार्डिंग स्पैन ऑफ अ कंट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द वी.ए. ग्रैकुनास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और वैध, वैध मतलब वैध, ये वाला वैध कर लीजिए इसको, वैध या कानूनी सत्ता के वर्गीकरण में से किसका नाम जोड़ा जाता है? ठीक है, तो सत्ता के प्रकार जो बताया है मैक्स वेबर ने बताया है ये। ठीक है, परंपरागत सत्ता इन्होंने बताया, फिर एक होती है करिश्माई सत्ता, और एक होती है कानूनी या तार्किक सत्ता इसको बोलते हैं। ठीक है, लीगल या रैशनल अथॉरिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है।
whose name is associated with the classification और ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मैजिकल अथॉरिटी, मैजिकल भी कह सकते हैं या कैरिस्मेटिक कह सकते हैं, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड अ लीगल अथॉरिटी। किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने इसको डिफाइन किया है थ्री टाइप्स में अथॉरिटी को। अब यहाँ पे वही सारी बातें दे रखी हैं, परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और वैध या कानूनी सत्ता के वर्गीकरण से कौन जुड़ा है? तो मैक्स वेबर का नाम जोड़ा जाता है बेसिकली। तो परंपरागत सत्ता जो है, देखिए इसमें क्या होती है, इसमें जब प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा या आदेशों का पालन करते हैं तो यह परंपरागत सत्ता होती है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जब प्रजा या उसके अधीनस्थ जो होते हैं, ठीक है, प्रजा या अधीनस्थ जो है अपने ऊपर के कर्मचारी या अपने ऊपर के अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो ये क्या होती है? परंपरागत सत्ता कहलाती है। अब इसके आगे थोड़ा सा चीजें और समझिए एडवांस में। वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता जो होती है परिवार इकाई में प्रतिसत्तात्मक प्रभुत्व के विचार से उत्पन्न होती है और यह प्रथा जो होती है परंपरा या स्थापित मानदंडों पर क्या होती है? स्थापित या आधारित मानी जाती है। ठीक है, अगर पारंपरिक सत्ता की बात करें तो ये परिवार से उत्पन्न होती है, जैसा कि पितसत्तात्मक प्रभुत्व के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, पितसत्ता में अनुपालन करने का कोई व्यवहारिक साधन नहीं होता है। परिवार के अन्य सदस्य विरासत के मानदंड का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं। ठीक है, तो जो चीजें परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, आप उन चीजों का अगर पालन कर रहे हैं तो वो क्या है, एक तरीके से परंपरागत सत्ता के तहत मानी जाती है। ठीक है, एक अन्य प्रकार पारंपरिक अधिकार या राजाओं का दैवीय अधिकार भी पारंपरिक सत्ता में हम रख सकते हैं। पारंपरिक सत्ता का उपयोग जो है पितृसत्तात्मक सरकार में भी देखा जाता है, जो मुखिया के घर को बिंदु तक बढ़ा देता है। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो बोल्ड करके लिखा गया है। चमत्कारिक सत्ता होती है जैसे व्यक्ति के अंदर कुछ चमत्कारिक गुण हैं, जैसे नेहरू का करिश्माई जो व्यक्तित्व था उसके द्वारा अगर सत्ता प्राप्त करते हैं तो वह चमत्कारिक सत्ता कहलाती है। यह अपनी विशेष क्षमता के बल पर शासन करने वाले नेता के विशेष गुणों का ही परिणाम कहलाती है। जैसे किसी नेता के अंदर विशेष गुण हो, उस गुण के आधार पर वो प्रधानमंत्री बन जाए या नेता बन जाए या कुछ भी बन जाए, जिसके आधार पर सत्ता को अपने अंडर में ले ले, अपने हाथ में सत्ता ले ले, है ना, अपने विशेष गुणों के कारण, तो उसको बोलते हैं चमत्कारिक सत्ता। यह परंपरागत विश्वास लिखित नियमों पर आधारित नहीं होती, यह व्यक्ति के अपने अनुभव, व्यक्ति के अपने गुणों पर, व्यक्ति के अपने करिश्माई नेतृत्व पर आधारित होती है। इन चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सत्ता के बारे में बात की है मैक्स वेबर ने, कि कानूनी और वैधानिक सत्ता की बात सबसे बेहतर तरीके से उन्होंने बताया है और ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछाता है इसी के ऊपर पूछाता है। ठीक है, मैक्स वेबर नौकरशाही व्यवस्था को वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण मानते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं जो हम नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, ठीक है, जो हम आज के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी देखते हैं वो क्या है? वो कानूनी सत्ता है या वैधानिक सत्ता है। ठीक है, मैक्स वेबर के मुताबिक वैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है? व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता, बल्कि उन नियमों में निहित होता है जिसके तहत वह एक विशिष्ट पद पर आसीन रहता है। ठीक है, तो जो वैधानिक सत्ता चलती है, जो कानूनी सत्ता चलती है, ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, यह नियमों से चलती है, कानूनों से चलती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो थ्री टाइप्स के इन्होंने अथॉरिटी की बात की है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लेजिटिमेट और लीगल और रैशनल अथॉरिटी भी कह सकते हैं इसको, रैशनल अथॉरिटी। ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है पारंपरिक प्राधिकार या पारंपरिक सत्ता की अवधारणा में क्या शामिल है? तो व्यक्तियों द्वारा विरासत में, ठीक है, विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग करना ही क्या है? पारंपरिक सत्ता कहलाती है। नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करना ये क्या है? ये वैधानिक सत्ता है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग करना क्या है? ये चमत्कारिक सत्ता है, चमत्कारिक या कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है। पर विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन, ठीक है, विकसित व्यापार संगठन के इतिहास में असाधारण योगदान के अनुसार, ठीक है, असाधारण योगदान के अनुसार शक्ति का प्राधिकार का प्रयोग करना ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द
कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तो अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अ इनहेरिटेड प्रेस्टीज। सत्ता के संबंध में कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। किसने कौन सा सत्ता की बात की? कैरिस्मेटिक पावर की बात किसने की? ठीक है, करिश्माई सत्ता की बात जो है मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता की बात की, खास करके परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, अभी आपने जस्ट पढ़ा है। दूसरा इन्होंने बताया करिश्माई सत्ता होती है, जो व्यक्ति के विशेष गुणों पर आधारित होती है, उसके करिश्माई पर आधारित होती है। तीसरा इन्होंने बताया कानूनी सत्ता या वैध विवेकी सत्ता, वैधानिक सत्ता, या कह सकते हैं तार्किक सत्ता। ठीक है, ये सारे क्या है, तीनों टाइप्स इन्होंने बताए हैं। तो करिश्माई सत्ता जो है मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है। स्वीकृति का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये हर्बर्ट साइमन से जुड़ा हुआ है। और उदासीनता का क्षेत्र, उदासीनता का क्षेत्र जो है चेस्टर बर्नार्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वीकृति का क्षेत्र का मतलब है प्राधिकार की स्वीकृति तभी होगी, है ना, जब निचले स्तर के कर्मचारी उसको मान्यता देंगे आपके आदेश को। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रत्येक प्रकार पर प्रत्यायोजन पर विचार करते हुए किसके द्वारा इसे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समस्तरीय वर्गों में विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है? तो टेरी ने इसको किया है प्रत्यायोजन को अधोगामी स्तर पर, ऊर्ध्वगामी स्तर पर और समस्तरीय पर। इन्होंने 3 टाइप्स में इसको क्या किया है, प्रत्यायोजन को डिवाइड किया है। प्रत्यायोजन का सामान्य सा मतलब है कि प्राधिकार का हस्तांतरण, प्राधिकार का हस्तांतरण, है ना। खासकर ये तब होता है संगठन में या किसी प्रशासनिक संगठन में ऊपर के अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, ऊपर के अधिकारी जो होते हैं वो निचले अधिकारियों को, निचले कर्मचारियों को कुछ शक्तियां सौंप देते हैं, कुछ शक्ति या कुछ अधिकार सौंप देते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर के अधिकारी जो सत्ता सौंपते हैं नीचे के अधिकारी को या कुछ शक्तियां सौंपते हैं, तो वो ऊपर के अधिकारी पूरी तरीके से अपनी शक्ति जो है नीचे के अधिकारी को नहीं देते हैं। जैसे मैं अगर कॉलेज में हूं, जैसे मैं मान लीजिए कि प्रोफेसर हूं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं कॉलेज से बाहर, तो मैं आपको अथॉरिटी देके जाऊंगा कि कोई आएगा आप इसको हैंडल करिएगा, ठीक है, या कोई सिग्नेचर कराएगा तो आप कर दीजिएगा मेरे बदले पे। लेकिन मैंने आपको पूरा अधिकार नहीं दिया, ठीक है, मैंने आपको उतना ही अधिकार दिया, सारा अधिकार। देखिए प्रत्यायोजक मतलब, प्रत्यायोजक एक शब्द होता है, प्रत्यायोजक, प्रत्यायोजक का मतलब है कि अधिकार देने वाला, अधिकार जो सौंप रहा है, अधिकार देने वाला अधिकारी, अधिकार सौंपने वाला अधिकारी प्रत्यायोजक कहलाता है। ठीक है, और प्रत्यायोजन जो किया जाता है, जो अधिकार जिसको मिलता है, ठीक है, उसमें प्रत्यायोजन में कर्मचारी आते हैं, जो निचले कर्मचारी आते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्राधिकार का हस्तांतरण या सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता को अपने निचले स्तर के कर्मचारियों में सौंप देना, ठीक है, क्या है, ये प्रत्यायोजन कहलाता है। तो टेरी ने बोला है कि प्रत्यायोजन जो है अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समस्तरीय तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया सकता है। ठीक है, while the considering delegation who has divided into the downwards, upwards and horizontal। ठीक है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। ठीक है, 3 टाइप्स में जो है सत्ता को डिवाइड या डेलीगेशन इसका किया सकता है। ठीक है, तो टेरी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, टेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक माना है? ठीक है, कौन सा ऐसा थिंकर है जो कहता है कि प्रत्यायोजन या सत्ता को ट्रांसफर नहीं किया सकता, सत्ता या प्रत्यायोजन को हस्तांतरित नहीं किया सकता? ठीक है, ये आसान भाषा में है और ये थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर कठिन भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है। किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? यानी प्रत्यायोजन जो है, यानी प्राधिकार जो है वो स्थान ट्रांसफर नहीं किया सकता, हस्तांतरित नहीं किया सकता, किसने ऐसा बोला है? ठीक है, तो बोला है एमपी फॉलेट ने। एमपी फॉलेट ने बोला कि जो प्रत्यायोजन है वो कार्य के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? कार्य के साथ। ध्यान रखना, प्रत्यायोजन हमेशा कार्य के साथ
जुड़ा हुआ होता है, प्रत्यायोजन को कभी भी ट्रांसफर नहीं कह सकता। ये बात ध्यान रखना, आप बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। Who among the following considered the concept of a delegation as a mere myth of a organizational administrative theory? तो एमपी फॉलेट, ठीक है, एमपी फॉलेट कहती हैं कि डेलीगेशन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, डेलीगेशन इज अ रिलेटेड विद द आउन वर्क्स, आउन वर्क, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप। यहां पे थोड़ा सा इसलिए ऐड किया हूं क्योंकि एग्जाम में आप थोड़ा सा भी रिपीट कर सकते हैं। पदानुक्रम का सिद्धांत जो है, ठीक है, स्केलर सिद्धांत, या इसको हायरार्की प्रक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, प्राधिकरण की एक सतत श्रृंखला के माध्यम से संगठन की विभिन्न इकाइयों और स्तरों को संबोधित करता है या संबंधित करता है। जैसे आप देखेंगे पदानुक्रम क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ अधिकार का ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी ऊपर ए बैठा हुआ है तो उसके नीचे बी होगा, उसके नीचे सी होगा, फिर लास्ट में डी होगा। इस तरीके से क्या होता है, इसको बोलते हैं पदानुक्रम या हायरार्की। तो जो आदेश चलता है, ठीक है, आदेश कहां से चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ, जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अगर उत्तरदायित्व की बात की जाए, है ना, उत्तरदायित्व कहां से चलता है, तो उत्तरदायित्व जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, सी डी उत्तरदायी होगा सी के लिए, सी उत्तरदायी होगा बी के लिए, बी उत्तरदायी होगा ए के लिए। यहां पर थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक यहां पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर डी है, ठीक है। तो आदेश जो चलता है, ठीक है, आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान रखना हमेशा। आदेश ए देगा बी को, और बी देगा सी को, और सी देगा डी को। लेकिन उत्तरदायित्व की बात की जाए, उत्तरदायित्व अगर बात की जाए ना, उत्तरदायित्व के सिद्धांत में उत्तरदायित्व कहां से स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप, ठीक है, यानी डी उत्तरदायी होगा सी के लिए, सी उत्तरदायी होगा बी के लिए, और बी उत्तरदायी होगा ए के लिए। तो इस तरीके से उत्तरदायित्व जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आदेश जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। प्राधिकरण का प्रत्यायोजन इस धारणा के केंद्र में होता है, यानी कि जो प्राधिकरण, यानी कि अधिकारों का जो प्रत्यायोजन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा आता रहता है, ठीक है। ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारी को कुछ आदेश देते हैं, फिर नीचे के उससे नीचे ऐसे करके अधिकारों का प्रत्यायोजन जो चलता रहता है, ठीक है। प्रत्यायोजन एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक वरिष्ठ यानी सीनियर से एक अधीनस्थ को अधिकार हस्तांतरण करना क्या कहलाता है, प्रत्यायोजन कहलाता है। यानी एक सीनियर अधिकारी है और एक सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को कुछ अधिकार ट्रांसफर कर दे, कुछ राइट्स दे दे, है ना, तो वही क्या है, वही जो है सत्ता का हस्तांतरण है, या कह लें वही क्या है, प्रत्यायोजन है, ठीक है। यानी कि ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को अगर कोई अधिकार दे दे, है ना, कोई पावर दे दे या कुछ अथॉरिटी सौंप दे उसको, तो यही क्या कहलाता है, यही प्रत्यायोजन कहलाता है, सीधे शब्दों में अगर समझे तो, ठीक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक प्रत्यायोजन योजना प्रतिनिधि की निगरानी और नियंत्रण के अधीन होता है। अब यहां पे कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां पे ये बता रहे हैं कि जो प्रत्यायोजन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ए नामक अधिकारी ने बी नामक अधिकारी को क्या कर दिया, कुछ अधिकार सौंप दिया, तो इसका मतलब है इसने प्रत्यायोजन कर दिया, ठीक है। ए नामक अधिकारी ने क्या कर दिया, प्रत्यायोजन कर दिया, बी को अधिकार दे दिया। लेकिन अब बी को अधिकार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ए के पास अधिकार खत्म हो गया, नहीं, ए जो है फिर भी बी को कंट्रोल में रखेगा, बी के ऊपर फिर भी वो नजर बना के रखेगा, बी को निगरानी और नियंत्रण के अधीन रहना पड़ेगा ए के, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि ए ने अगर कुछ अधिकार सौंप दिया बी को तो ए के पास कुछ अधिकार ही नहीं होता, ठीक है। ए जो है ऊपर का अधिकारी कभी भी अपने संपूर्ण अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो प्रत्यायोजक होगा, जो अधिकारी होगा, वो अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को संपूर्ण अधिकार या संपूर्ण प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं कर पाएगा। प्रतिनिधि अपने अंतिम प्राधिकार या अधिकार या कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता। ए ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना सारा अधिकार बी को दे दिया तो अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ए रिस्पॉन्सिबल है और ए अपना अधिकार जो है कंप्लीटली जो है पूरा अधिकार बी को नहीं सौंप सकता। तो ये चीज भी ध्यान रखना,
प्रत्यायोजन के ऊपर जब क्वेश्चन बनता है उसमें यही पूछा जाता है कि प्रत्यायोजक, प्रत्यायोजक का मतलब वह अधिकारी, वह सीनियर अधिकारी जब अधिकार या प्रत्यायोजन करने लगे तो क्या वह संपूर्ण अधिकार सौंप सकता है अपने निचले कर्मचारी को? तो नहीं सौंप सकता। ठीक है, वह प्रत्यायोजक कभी भी अपना कर्तव्य, अपना जो अधिकार है वो त्याग नहीं सकता। अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उस सर्वोच्च अधिकारी की ही मानी जाती है। ठीक है, एमपी फॉलेट का मानना है कि प्रत्यायोजन संगठनात्मक का सिद्धांत का एक मिथक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि प्रत्यायोजन कभी भी हो नहीं सकता, अधिकार कभी भी ट्रांसफर नहीं किया सकता, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो अधिकार होता है, जो प्राधिकरण होता है, वो कार्य से जुड़ा होता है। जैसे मैंने एक आपको काम दिया, ए नामक अधिकारी, ए नामक व्यक्ति को कार्य दिया मैंने, तो अब ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कार्य बी को दे दिया है, बी करके आपको देगा, नहीं। मैं तो ए से पूछूंगा ना, भाई तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ए होगा, ना कि बी होगा। ठीक है, तो जिसके पास हमने अथॉरिटी दी है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, हम तीसरे आदमी को नहीं जा सकते। चलिए, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एमपी फॉलेट कहती हैं कि जो है प्रत्यायोजन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, अधिकारों का कभी भी प्रत्यायोजन नहीं कह सकता, बल्कि अधिकार क्या होते हैं उस कार्य के साथ जुड़े रहते हैं, प्राधिकरण से संबंधित कार्य होते हैं और कार्य में व्यस्त रहता है। थ्योरी ऑफ हायरार्की या स्केलर प्रोसेस या स्केलर थ्योरी related different units and a level of organization through the continuous chain of authority. Delegation of authority is at the center of a notion. Delegation is the transfer of authority from the superior to subordinate. ठीक है, superior to subordinate to perform a certain task. कुछ निश्चित टास्क करने के लिए जो है सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को कुछ राइट्स अगर दे दे तो यही क्या कहलाता है? यही डेलीगेशन कहलाता है। तो ध्यान रखना डेलीगेशन के बारे में। और इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डेलीगेशन स्कीम इज अ सब्जेक्ट टू द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द डेलीगेटर। ठीक है, तो जो डेलीगेटर कंट्रोल भी करता है जिसके पास वो अपना अथॉरिटी देता है या जिसके पास वो डेलीगेशन करता है। डेलीगेटर डज नॉट एब्डिकेट हिज अल्टीमेट अथॉरिटी और ड्यूटी। ठीक है, तो जो डेलीगेटर होता है, जो प्राधिकारी होता है, जो अधिकार को सौंप रहा है किसी दूसरे अधिकारी को या अपने निचले कर्मचारी को, तो कभी भी अपना अल्टीमेट अथॉरिटी को वो नहीं सौंपता है। ठीक है, एमपी फॉलेट बिलीव्स दैट द डेलीगेशन इज अ मिथ, ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। ही पॉइंटेड आउट दैट द अथॉरिटी इज रिलेटेड टू द वर्क एंड रिमेन्स बिजी विद द वर्क। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सत्ता का ट्रांसफर या प्राधिकार का ट्रांसफर कह रहे नहीं किया सकता, सत्ता और प्राधिकार कार्य के साथ ही जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समन्वय के संबंध में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। समन्वय के संबंध में निम्नलिखित में से प्रक्रियात्मक और वास्तविक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान आपने रखा होगा तो हर्बर्ट साइमन ने भी समन्वय के ऊपर दृष्टिकोण बल दिया है, प्रक्रियात्मक और वास्तविक दृष्टिकोण के ऊपर इन्होंने अपना बल दिया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन प्रोसीड्यूरल और अ सबस्टांटिव हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द हर्बर्ट साइमन। इनकी फेमस बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानव संबंध दृष्टिकोण के संदर्भ में क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, मानव संबंध दृष्टिकोण ने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देकर रब्बल हाइपोथेसिस को खारिज कर दिया? ठीक है, रब्बल हाइपोथेसिस पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। रब्बल हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रब्बल परिकल्पना, रब्बल परिकल्पना या रब्बल हाइपोथेसिस ये दिया था F.W. टेलर ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत जो है ये परिकल्पना टेलर ने दिया और इस परिकल्पना में यह माना जाता है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, मनुष्य क्या है? स्वयं में आर्थिक कारकों को लेकर के व्यस्त है, आर्थिक कारकों को लेकर एक भीड़ का संगठन बन जाता है, कह सकते हैं एक भीड़ का संगठन बन जाता है। ठीक है, रेबल परिकल्पना में यह भी कहा गया है कि मनुष्य अपने आप में इतना व्यस्त हो जाता है,
जिससे वह एक भीड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? भीड़ या भीड़ की परिकल्पना बन जाता है। ठीक है, तो रब्बल परिकल्पना को खारिज किसने किया? रब्बल परिकल्पना को खारिज किया एल्टन मेयो ने। एल्टन मेयो ने, ठीक है, मेयो ने खारिज किया। और एल्टन मेयो ने बताया कि मनुष्य केवल आर्थिक कारकों से ही प्रभावित नहीं होता। ठीक है, मनुष्य को प्रभावित होने के लिए बहुत सारे ऐसे और भी फैक्टर होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, सोशल, पॉलिटिकल और मनोवैज्ञानिक कारक, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। मनुष्य केवल अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित नहीं होता है। देखते हैं रब्बल परिकल्पना के बारे में क्या स्टेटमेंट है। मानव संबंध दृष्टिकोण, ठीक है, ने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देकर रब्बल हाइपोथेसिस को खारिज कर दिया? तो कार्यकर्ता केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, जबकि रब्बल परिकल्पना में कहा गया है कि जो एम्प्लॉय होता है वह केवल पैसों के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत को इसने खारिज कर दिया, क्योंकि मानव संबंध दृष्टिकोण जो दिया गया है एल्टन मेयो के द्वारा, तो एल्टन मेयो ने कहा कि मनुष्य केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसके लिए मनुष्य काम करता है। लेकिन रब्बल परिकल्पना में बोला गया है कि मनुष्य आर्थिक कारकों से प्रभावित होकर ही कार्य करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्टेड द रब्बल हाइपोथेसिस बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट द वर्कर डज नॉट वर्क ओनली फॉर मनी। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं, शायद से ये टाइम इंक्रीज होगा आपका, 1.5 से 2 घंटे ये वीडियो चलेगा आपका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 42 है इसमें और एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा सा, तो लास्ट टाइम में आप इसको जरूर रिवीजन करें। रब्बल परिकल्पना टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन में मनुष्यों के नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो अब ये भी पूछ सकता है कि क्या रब्बल परिकल्पना जो है, टेलर ने जो रब्बल परिकल्पना का विकास किया है, क्या ये मनुष्यों के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है? तो नहीं, मनुष्यों के ये नकारात्मक या नेगेटिव अप्रोच को ये दिखाती है। रेबल का मतलब है भीड़, लोगों की भीड़। ठीक है, रेबल परिकल्पना के मुताबिक इंसान अपने व्यक्तिगत हित में क्या करने वाला, रुचि रखने वाले लोगों की भीड़ है। ठीक है, मानवीय संबंध दृष्टिकोण जो एल्टन मेयो ने दिया, मानवीय संबंध दृष्टिकोण कार्यकर्ता को केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है कहता है, और तर्क देकर कहता है कि दंभपूर्ण परिकल्पना को खारिज कर दिया। ठीक है, मानव संबंध सिद्धांत ने क्या किया, मानव संबंध सिद्धांत ने जो है इस रब्बल परिकल्पना को झूठा बतलाया, कहा कि ये क्या है, ये दंभपूर्ण है, ये झूठा है ना, क्योंकि मानव संबंध सिद्धांत कहता है कि मनुष्य केवल, कार्यकर्ता केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, एल्टन मेयो अपने हाथौन अध्ययन के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उन्हें मानव संबंध आंदोलन और औद्योगिक समाजशास्त्र दोनों का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीजों को। एल्टन मियो मानव संबंध सिद्धांत के निर्माण में अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं। एल्टन मियो ने रब्बल परिकल्पना सिद्धांत को खंडित करने के निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाया है, निम्नलिखित तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, एल्टन मियो यह मानते हुए यह मजदूरों या दूसरों के साथ एक सहयोग था, अव्यवस्थित भीड़ के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह महत्वपूर्ण था। ठीक है, एल्टन मियो ने रब्बल सिद्धांत का खंडन किन बिंदुओं के आधार पर किया? क्योंकि एल्टन मियो ने माना कि रब्बल परिकल्पना में दूसरों के साथ कोई सहयोग नहीं था, यह अव्यवस्थित भीड़ के रूप में थी और इसमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। ठीक है, फिर आगे चल के एल्टन मेयो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों ने अपने समूह की स्थिति की रक्षा करने के लिए कार्य किया है, न कि अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो रेबल परिकल्पना की इस आधार पर भी आलोचना करते हैं एल्टन मेयो कि सभी व्यक्ति एक समूह बनाते हैं, किस लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए भीड़ का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, हाथॉर्न के निष्कर्षों को दोहराते हुए तर्क के बजाय सोच की भावना को सोच को भावना द्वारा निर्देशित किया गया था। तो ये भी क्या है, एक आलोचना का पार्ट है। ठीक है, एल्टन मेयो का मानना है कि व्यक्ति जो है गैर आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ प्रभावित होता है, जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था ही व्यक्ति को प्रभावित करती है, जैसा रेबल परिकल्पना में माना गया है कि व्यक्ति क्या है, एक आर्थिक प्राणी है, जहां पर व्यक्ति के नकारात्मक चित्रण किया गया है, व्यक्ति के नकारात्मक कार्यों को दिखाया गया है। एल्टन मेयो यह भी कहता है कि संगठन के भीतर इसमें एक अनौपचारिक पहलू मौजूद है जो उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। ठीक, ये सारी चीजें आपको रेबल परिकल्पना या एल्टन मेयो का जो रेबल सिद्धांत है, ठीक है, जो एल्टन मेयो ने जो रेबल सिद्धांत का आलोचना किया है, उसके बारे में सारी चीजों को ध्यान रखना है। बहुत लोगों का कमेंट आता था सर लाल पीला आप नहीं करते, तो चलो भाई लाल पीला हमने भी कर दिया यहाँ पे।
इसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, वही चीज हिंदी में है, वही चीज इंग्लिश में भी है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पर्यवेक्षण की विधियों के संबंध में मिलेट के द्वारा बताई गई कुछ विधियों में से क्या शामिल है। मिलेट ने कौन कौन सी विधि बताई कि पर्यवेक्षण में कौन कौन सी विधियां शामिल होती हैं। क्या पर्यवेक्षण में मानकीकरण होता है, क्या पर्यवेक्षण में कार्य बजट होता है, क्या पर्यवेक्षण में प्रतिवेदन होता है, रिपोर्टिंग होती है, क्या पर्यवेक्षण में जो है निरीक्षण होता है। पर्यवेक्षण का मतलब क्या है, सुपरविजन, ठीक है। पर्यवेक्षण का मतलब सुपरविजन, या कह सकते हैं निगरानी रखना। अगर मान लीजिए कोई अधिकारी किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी संगठन के ऊपर निगरानी रख रहा है, तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, बिल्कुल सही है। उस संगठन का एक कार्य बजट होगा और ये संगठन रिपोर्ट भी देता रहेगा, इस रिपोर्ट पर भी निगरानी रखेगा और निरीक्षण भी टाइम टू टाइम उस संगठन का करता रहेगा। तो सारी चीजें क्या हैं, पर्यवेक्षण की गतिविधियों में मिलेट के द्वारा बताई गई हैं। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सही हो जाएंगे। सम ऑफ द मेथड्स सजेस्टेड बाय मिलेट रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ अ सुपरविजन, तो सारे ऑप्शन क्या हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी है, वर्क बजट भी होता है, इसमें रिपोर्टिंग एंड इंस्पेक्शन भी होता है, ठीक है। सुपरविजन में ये सारी चीजें मिलेट ने इंक्लूड किया है। तो ऊपर में डी ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए ऑप्शन मैंने एक ही दे रखा है यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा। बहुत जगह आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पे एक ही ऑप्शन दिखेगा। तो इन चीजों के लिए भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे संप्रेषण के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आपको मैचिंग कराना है या मैच कराना है, ठीक है। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचार और भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है। किसने बोला ऐसा, टीड ने ऐसा बोला, ठीक है। किसने बोला ऐसा, टीड का ये स्टेटमेंट है, टीड ये स्टेटमेंट देते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कन्वेज हिज थॉट एंड द फीलिंग टू अदर्स। तो टीड का ये स्टेटमेंट है। ए में एक सही हो जाएगा, ए में एक सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अब बी में दो है, सी में तीन है, डी में चार है, ठीक है। बी में दो, किसी साझा उद्देश्य की साझा समझ ही संचार है, ठीक है। संचार की परिभाषा कैट मिलेट ने दी है कि साझा उद्देश्यों की साझा समझ ही संचार है। कम्युनिकेशन इज अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉमन पर्पस, ठीक है। कैट मिलेट या मिलेट जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। मानवीय विचारों का शब्दों, पत्रों, संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान ही संचार है। एफ जी मेयर, ठीक है। टू एक्सचेंज ऑफ अ ह्यूमन थॉट्स वर्ड्स लेटर्स मैसेजेस इन अ कम्युनिकेशन या इज अ कम्युनिकेशन, तो एफ जी मेयर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना हस्तांतरण ही संचार है। सी जी ब्राउन, ठीक है। डी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जी सी ब्राउन। चलिए, संचार को प्रशासनिक संगठनों की रक्त धारा, किसने कहा कि संचार जो है प्रशासनिक संगठनों का रक्त है। अगर संचार नहीं होगा, जैसे हमारे शरीर में अगर रक्त नहीं होगा, खून नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे ही प्रशासनिक संगठन में अगर संचार नहीं होगा तो प्रशासनिक संगठन टूट जाएगा। तो संचार को रक्त की भांति किसने माना, ठीक है। या रक्त को संचार में, या कह लें प्रशासनिक संगठन में संचार को रक्त की भांति किसने माना है, तो मिलेट ने माना है। ऑप्शन ऑफ द ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन हैज बीन termed as a blood stream of administrative organizations by millet। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अफवाहों को प्रस्तुत करने वाला अनौपचारिक या अंगूर लता, ठीक है, का प्रतिपादक किसे माना जाता है। ग्रेपा वाइन, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ग्रेपा वाइन, ठीक है, ग्रेपा वाइन। हु इज द कंसीडर्ड टू द considered to be proponent of a informal or a grapevine communication that presents। कीथ डेविस जो है ग्रेपावाइन से जुड़े हुए हैं। अब ग्रेपावाइन की खास विशेषता क्या होती है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटी नहीं होती इसमें, ठीक है, औपचारिकता नहीं होती।
ये इसमें अनौपचारिकता पाई जाती है, ध्यान रखना, इनफॉर्मेलिटी पाई जाती है। संचार क्या होता है, बिखरा होता है इसमें। संचार फैलने का कोई एक तरीका नहीं होता, संचार जो है अलग अलग माध्यमों से फैलता रहता है, ठीक है। जैसे ग्रेपा वाइन, जैसे अंगूर की लताएं आपने देखा होगा, अंगूर की लताएं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं, अलग अलग पार्ट्स फैले रहते हैं। वैसे ही क्या होता है, अनौपचारिक समूह या अंगूर लता जो है या ग्रेपा वाइन जो है, इसका प्रतिपादक कीथ डेविस को माना जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अंगूरी लता, कहीं पर अंगूर लता, ठीक है। ग्रेपा वाइन आपको थोड़ा समझना है। अंगूर लता संचार क्या है, अनौपचारिक संचार का एक हिस्सा है, ठीक है। ये कभी भी औपचारिक नहीं है, ध्यान रखना। ग्रेपा वाइन का संबंध अनौपचारिक संचार से है, ठीक है। अनौपचारिक संचार वह संचार होता है जिसका कोई नियम कानून नहीं होता, जिसका कोई एक फिक्स टर्म नहीं होता कि इस रास्ते से जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ये कहीं से भी संचार कहीं भी फैलता रहता है, ठीक है। इसे ग्रेपा वाइन संचार भी कहा जाता है। अंगूर लता या ग्रेपा वाइन संचार के बारे में कुछ चीजें हैं यहाँ पर। ग्रेपा वाइन संचार या अंगूर लता संचार अनौपचारिक संदेश वाहन का बिगड़ा हुआ क्या है, स्वरूप है। इसमें व्यक्ति बिना आधिकारिक चैनलों की जानकारी प्रसारित करते रहते, कोई ऑफिशियल जानकारी, कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होता कि इस तरीके से ए भेजेगा, बी भेजेगा, सी भेजेगा, ऐसा कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होता, बल्कि जानकारी कहीं से भी कहीं भी फैलती रहती है, ठीक है। इसमें कोई ऑफिशियल तरीका नहीं होता जानकारी या सूचना देने का। इसमें स्पष्ट संरचना या लक्ष्य का अभाव होता है। इसमें सच्चाई कम होती है और बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास किया जाता है। इसमें अफवाह या गपशप करना, ठीक है, समूह में बात करना, एक सीधी श्रृंखला में संप्रेषण करना जैसे सारे काम होते हैं, ठीक है। यानी कि संचार जो है एक सीधी श्रृंखला में ही प्रसारित होती रहती है। इसमें हायरार्की वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई औपचारिकता नहीं होती। अंगूर की बेल है ना, जो सभी दिशाओं में फैली हुई है, इस संचार पद्धति का नाम का ये स्रोत बनती है। अंगूर की बेल इस बात का प्रतीक है कि संचार पद्धति में दी गई जानकारी बहुत तेजी से और बिना किसी सीमा के फैलती है। जैसे आप अंगूर की लताएं देखते हैं कि बिना किसी रोक टोक के कहीं भी फैलती रहती है, तो इसमें भी ऐसे कम्युनिकेशन बिना किसी चैनल के कहीं भी किधर भी फैलता रहता है, ठीक है। तो ग्रेपा वाइन क्या है, अनौपचारिक होता है, इसमें संचार जो है अनौपचारिक तरीके से किधर भी फैलता रहता है। वही चीजें सारी इसमें भी अबाउट द ग्रेपा वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रेपा वाइन कम्युनिकेशन इज अ डिग्रेडेड फ्रॉम द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन दिस इंडिविजुअल्स transmitted information without the official channel, ठीक है। it lacks of a clear structure और goal। तो ये सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे, एक एक करके आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में भी क्या है, प्रशासन के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषा को आपको मैचिंग कराना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैचिंग कैसे कराएंगे। अभी तक लोक प्रशासन की ऐसी परिभाषा तैयार नहीं हुई है जो प्रशासकों तथा अध्ययन करने वालों को सर्व स्वीकार हो। तो ये जो है केडन का परिभाषा है। ए में 4 अगर कहीं पर है तो आप उसको देख लीजिए। ए में 4 जो है, ए में 4 किसमें है, सी में है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर एक चीज याद है तो आप क्या कर पाएंगे, मैचिंग बहुत आसानी से करा सकते हैं। लोक प्रशासन लोक उपक्रमों का प्रशासन है, ये किसने बोला, रिडले ने कहा है, ठीक है। अब मुझे इन चारों में से क्या अगर एक दो भी याद है तो मैं ऑप्शन का सहारा लेकर भी सही कर सकता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको सारा याद होना चाहिए। प्रशासन के अनेक रूप हैं और इसकी परिभाषा करना अत्यधिक कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे हम समझ सकते हैं। तो यह ई एन ग्लेडन का स्टेटमेंट है, ठीक है। सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, फिफनर कहते हैं ऐसा, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट, तो ये फिफनर का स्टेटमेंट है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक फलक, फलक का मतलब एक भाग, फलक का मतलब होता है भाग या कह लें पार्ट, ठीक है। एक पार्ट जो है पोस्ट कार्य से युक्त ज्ञान है, तो दूसरा पार्ट जो है विषय ज्ञान का या तकनीकी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अतः दोनों में धार होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैंची आपने देखी होगी, कैंची में क्या होता है, धार होती है ना। जैसे कैंची के दो फलक होते हैं वैसे ही जो है धार होना चाहिए। ये किसने बोला है, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये लेविस मेरियम का स्टेटमेंट है। चलिए, वन साइड इज द नॉलेज
of the postcode and the other side is a knowledge of the subject or a technique. Hence both should be sharp like a two sides of a scissors. Who said लेविश मैरियम सेड, ठीक है, लेविश मैरियम ने ऐसा बोला, ये लेविश मैरियम का स्टेटमेंट है। आपको एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लेनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां से आप पढ़िए, सारी चीजें एग्जाम में वहीं से पूछी आती हैं, है ना। अगर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अवस्थी और महेश्वरी की बुक आती है, वो भी ले सकते हो, और आपको इच्छा है तो आप BL फाड़िया को ले सकते हो, ठीक है। इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आप एक ही पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत, वही बहुत है आपके लिए, नेटवेट तो उससे ये बहुत इजीली हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लोक प्रशासन की शुरुआत किस वर्ष माना जाता है? तो लोक प्रशासन शुरुआत जो है 1887 से होता है, ठीक है। which year is considered to be beginning of the public administration? तो 1887 इज द करेक्ट ऑप्शन। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो अब इसको लोक प्रशासन के विकास के चरण है, लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन सबसे पहला आया, ये आया 1887 से लेकर 1926 तक, ठीक है। फिर आता है लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये आता है 1927 से लेकर 1937 तक, ठीक है। फिर आता है इसमें चुनौतियां आती है, चैलेंजेस, 1938 से लेकर 1950 तक चैलेंजेस आते हैं। फिर 1950 से लेकर के कह सकते हैं 1951 या 50-51 से लेकर 71 तक जो चलता है पहचान का संकट आता है। फिर लोक नीति परिप्रेक्ष्य जो है 1971 से शुरू होती है। इस तरीके से आप मैचिंग देख लीजिएगा, जो भी इसमें सही मैचिंग कर रहा है, आई थिंक पहले बी होगा, बी पहले होगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस चीजें आगे बढ़ेगी, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1887 में वुडरो विल्सन को अध्ययन के एक स्वायत्त और विशिष्ट क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। एक अकादमिक क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन के विकास पर इसके 5 क्रमिक चरणों में इसको हम बांट करके देख सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा गया है या बार बार पूछा जाता रहा है, ठीक है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन 1887 से लेकर 1926 तक रहा है। प्रशासन के सिद्धांत 1927 से लेकर 1937 में प्रशासन के सिद्धांतों का विकास होता है। आलोचना और चुनौतियां 1938 से 1950 में होती हैं इनमें। पहचान का संकट लोक प्रशासन में आता है 1950 से 1970। पांचवा चरण है एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन, जो 1971 से अब तक ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वही चीजें इंग्लिश में भी हैं। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी 1887 to 1926, द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 to 1937। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ एंड चैलेंजेस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है 1938 से 1950 तक। और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी लोक प्रशासन की क्राइसिस आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस आता है 1950 से 1970 तक। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है वो 1970 से ऑनवर्ड्स यानी अब तक आगे बढ़ रहा है, ये चला आ रहा है, ठीक है। यह कथन किसका है कि वास्तव में लोक प्रशासन कला है या विज्ञान? इसका निर्णय भविष्य पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह एक विकसित होता हुआ अध्ययन है जिसकी वैज्ञानिकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो किसने बोला कि लोक प्रशासन पर हम यार वाद विवाद न करें कि ये कला है, विज्ञान है, इसको हम भविष्य के निर्णय पर छोड़ दें, क्योंकि इसका लगातार क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना। तो लोक प्रशासन को हम कला माने, विज्ञान माने, इसका निर्णय हमें क्या करना चाहिए, भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। क्यों, किसने बोला इसको, LD वाइट ने बोला, ठीक है, LD वाइट। हु सेड व्हाट, हु सेड दैट whether public administration is actually an art or science, its decision should be left to the future because it is developing study whose scientific nature is increasing with the time. So LD White is the correct option. चलिए आपको बताना है कि लोक प्रशासन को विज्ञान
के समान मानने वाले विद्वान कौन कौन से थिंकर हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान के समतुल्य मानते हैं, विज्ञान के जैसा मानते हैं? तो वुड्रो विल्सन मानते हैं, लिंडन उर्विक मानते हैं और लूथर गुलिक मानते हैं। ए बी सी सही हो जाएगा। रॉबर्ट डहेल कहते हैं लोक प्रशासन का जब तक अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा इसे विज्ञान मानने का दावा इसको खोखला कहते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के को विज्ञान मानने के दावे को क्या बोलते हैं? खोखला बोलते हैं। कहते हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन को हम विज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है, ये कहते हैं कि ये रॉबर्ट डहेल क्या है, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के क्या है, ये आलोचक है। ए बी एंड सी सही हो जाएगा। स्कॉलर्स हु कंसीडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इक्विवेलेंट टू द साइंस आर वुड्रो विल्सन है, लिंडन उर्विक है एंड लूथर गुलिक है। ठीक है, तीनों सही हैं, यानी कि ए बी सी सही है। और डी जो है ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये क्या है, क्रिटिक्स हैं, ये क्रिटिकल थिंकर हैं, ये क्रिटिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यह कथन किसका है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है? यह अंतर उद्देश्यों, मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का अंतर है। तो कौन ऐसा बोलता है? तो पीटर ड्रकर कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीटर ड्रकर, सर जोसिया स्टैम्प, एप्पल बी, ये कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर तो है, लेकिन अंतर किस बात का है? अंतर उद्देश्यों का है, अंतर मूल्यों का है, अंतर सामाजिक उत्तरदायित्व का है। ठीक है, तो ये अंतर कौन बताता है? पीटर ड्रकर बताते हैं। ठीक है, who said that there is a difference between the public administration and a private administration. This is a difference of a objective value, social and a responsibility. पीटर ड्रकर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रमिकों की पारिवारिक कठिनाइयां, बीमारी और व्यक्तिगत समस्याएं जो उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं, किसके द्वारा निराशावादी या ख्याली पुलाव का नाम दिया गया है? एल्टन मेयो के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। एल्टन मेयो ने इसको ख्याली पुलाव का नाम दिया है। ठीक है, फैमिली डिफिकल्टीज, इलनेस एंड पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स विच आर द अफेक्ट देयर वर्किंग कैपेसिटी इज अ टर्म्ड एज अ पेसिमिस्टिक ड्रीम बाय द एल्टन मेयो। एल्टन मेयो का संबंध मानव संबंध सिद्धांत से है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लोक प्रशासन में गैंग प्लैंक, ठीक है, गैंग प्लैंक का संबंध क्या है? लेबल जंपिंग से। लेबल जंपिंग यानी अगर गैंग प्लैंक की बात करें, अगर देखिए ये क्या है आपका पिरामिड है। ठीक है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। मान लीजिए अभी आपको एक मैप के थ्रू समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है। ठीक है, अगर डी को ई से जी तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक एक स्टेप जाएगा बेचारा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। यहां से स्टेप करते हुए आएगा जी के पास, तो इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो गैंग प्लैंक में हेनरी फ्यूल ने बताया लेबल जंपिंग, इस जो लेबल ऊपर के हैं सी बी ए ई, इस लेबल को पार करना और लेबल को जंप करके सीधे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना। ठीक है, क्षैतिज संचार बनाना। ठीक है, इक्वल जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, यानी डी जो है वो जी से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेशन बना लेगा, डी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन बनाएगा, यहां से यहां जाने की जरूरत नहीं है ये सब करने की। ठीक है, गैंग प्लैंक आपको पता है कि हेनरी फ्यूल से जुड़ा हुआ है। पी और ट्रिपल सी जो है लूथर गुलिक का क्या है? पोस्ट कॉर्व है। ठीक है, हेनरी फ्यूल पी और ट्रिपल सी से भी है। ठीक है, पी ओ सी सी सी। Gangplank in a public administration is introduced by the Henry Fayol. चलिए, गैंग प्लैंक का मतलब है किसी संगठन में, ठीक है ध्यान रखना, किसी संगठन में औपचारिक पदानुक्रम को तोड़कर और श्रेष्ठ और अधीनस्थों के बीच जुड़ाव, यानी
किसी संगठन में अनौपचारिक पदानुक्रम को तोड़ दो। अगर हमें जी तक कोई संचार पहुंचाना है तो हमें अनुक्रमिक जो पदानुक्रम है तो हमें डी से सी जाना पड़ेगा, सी से बी, बी से ए जाएगा, फिर ए ई को भेजेगा, ई एफ को भेजेगा, एफ जो है जी को भेजेगा। ये क्या है? ये पदानुक्रमिक संचार का तरीका है। तो गैंग प्लैंक में ऐसा नहीं होता। गैंग प्लैंक में क्या होता है कि लेबल जंपिंग होता है, यानी ये सारे जो लेबल है ना, इन लेबल्स को क्या करना है? जंप करके सीधे हम कहां पहुंचेंगे? डी का कनेक्शन जो है जी से बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। किसी संगठन में क्या है? औपचारिक पदानुक्रम को तोड़ करके क्या करना है? श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच का जुड़ाव, यानी इसे हम लेबल जंपिंग भी कहते हैं। गैंग प्लैंक एक शब्द है जिसका इस्तेमाल स्केलर यानी पदानुक्रमिक श्रृंखला के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, गैंग प्लैंक क्या है? एक शब्द है जिसका इस्तेमाल हम हायरार्की या स्केलर श्रृंखला के रूप में या उसके संदर्भ में हम करते हैं। स्केलर श्रृंखला किसी संगठन में वरिष्ठों के पदानुक्रम को कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्केली श्रृंखला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ये क्या है? ऊपर सबसे टॉप पे क्या है? ए है। ठीक है, बी उसके नीचे है, सी उसके नीचे है। तो इसी क्या बोलते हैं? इसी को हायरार्की बोलते हैं। यही क्या है? पदानुक्रम है। ठीक है, इसी को हायरार्की भी बोलते हैं। ठीक है, गैंग प्लैंक एक छोटा आपातकालीन मार्ग होता है जिससे संगठन के निचले स्तर के कर्मचारी सीधे उच्चतर अधिकारी से लोगों से क्या कर सकते हैं? संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको वो एक स्टेप वाइज स्टेप नहीं चलना होता है। अगर आपको डायरेक्टली अगर डी को अगर ए जी से कांटेक्ट बनाना है तो वो एक स्टेप नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, अगर डी को डायरेक्ट अगर जी से कोई बात करनी है तो वो या तो अगर पदानुक्रम की प्रक्रिया फॉलो होगी तो वो स्टेप वाइज स्टेप चलेगा ऐसे, है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इमरजेंसी में कोई अगर जी से कोई बात कहनी है तो डी जो है डायरेक्टली इसको कांटेक्ट कर सकता है। गैंग प्लैंक का विचार हेनरी फ्योल ने स्केलीय श्रृंखला की बाधा से निपटने के लिए विकसित किया था। यानी स्केलीय श्रृंखला में जो प्रक्रिया वाइज प्रक्रिया हम आगे बढ़ते हैं उसकी समस्या से निपटने के लिए ही इन्होंने लेबल जंपिंग या गैंग प्लैंक का सिद्धांत इन्होंने हेनरी फ्योल ने दिया है। ठीक है, गैंग प्लैंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही स्तर पर काम करने वाले दो प्रबंधक सीधे संवाद या त्वरित संवाद कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर मान लीजिए जी की पोस्टिंग और डी की पोस्टिंग एक ही लेवल पर है तो ये सीधे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए यहां पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है। ठीक है, अगर ई को कोई बात कहनी है ए से डायरेक्टली तो ये लेवल को जंप करके जाएगा, सीधे ए से कोई सूचना पहुंचा देगा। ठीक है, बाकी ये सारे लेवल क्या हो गए? इसने ये हायरार्की को फॉलो नहीं किया। नहीं तो अगर हायरार्की चलती तो ई कहता डी से, डी कहता सी से, सी कहता बी से, फिर बी पहुंचाता ए तक। तब तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस से निपटने के लिए, इसी देरी से निपटने के लिए, है ना, संगठन में जो स्केली प्रक्रिया होती है, संगठन में जो पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम के कारण जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया। ठीक है, यानी कि अब ई जो है वो क्या करेगा? डायरेक्टली ए से कांटेक्ट कर सकता है। वही चीजें सेम एज इट इज जो है इंग्लिश मीडियम में भी है। आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा रीड करने के लिए अवॉइड कर रहा हूं इसको। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कौन से कारक या कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई अधिकारी है। ठीक है, कोई क्या है? अधिकारी है, सामान्य भाषा में या आसान भाषा में समझे, कोई अधिकारी है और उसके नीचे उसके नीचे जो है कोई संगठन कार्य कर रहा है। क्या है? ये संगठन है, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, कोई संगठन कार्य कर रहा है तो अधिकारी जो है, ठीक है, इस संगठन पर नियंत्रण कैसे बनाएगा और क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो नियंत्रण के विस्तार को या नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अधीनस्थ कर्मचारियों और उच्च कर्मचारियों का स्थान, अगर अधिकारी जो है दिल्ली में बैठा है मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है, और संगठन इसका कहाँ है? मुंबई में है,
तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा, प्रभावित होगा। डायरेक्ट इस पर अधिकारी कंट्रोल नहीं बना पाएगा, बना भी पाएगा तो उतना इफेक्टिव नहीं बना पाएगा, ठीक है, क्योंकि दूरी भी क्या करती है, स्थान भी नियंत्रण बनाने में बहुत प्रभावकारी भूमिका निभाता है। अगर यही स्थान जो है दिल्ली में ही हो, और दिल्ली में हो जहां पे वो अधिकारी बैठ रहा है इसी के ऑफिस में हो, तो नियंत्रण और ज्यादा प्रभावी बनेगा, ठीक है। दूसरा, सत्ता का प्रत्यायोजन। तो सत्ता का अधिकारी जो है इस संगठन को कुछ सत्ता या कुछ अधिकार भी दे सकता है, और अधिकार देने के बाद ये अधिकारी जो है इस पर नियंत्रण बनाए रख सकता है। तो ये भी क्या है कि नियंत्रण का क्षेत्र या नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र में आता है। तो ये भी एक कारक या फैक्टर माना जाता है। पद सोपान का स्तर, अगर मान लीजिए यहां पर ए नामक अधिकारी है, ठीक है, ए नामक अधिकारी है ये, अगर ए नामक अधिकारी को अगर डी नामक अधिकारी के ऊपर नियंत्रण बनाना है ना, तो डायरेक्ट ये नियंत्रण उतना अच्छे तरीके से नहीं बना पाएगा, क्योंकि ए बोलेगा बी को, बी बोलेगा सी को, सी बनाएगा डी के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर अगर ए जो है बी को बनाना होता, अगर ए नामक अधिकारी को अगर बी के ऊपर नियंत्रण बनाना होता तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना लेता। लेकिन अगर हायरार्की बढ़ती जाएगी, है ना, अगर पद पद सोपान का स्तर अगर बढ़ता जाएगा, अगर एक व्यक्ति ए नामक यहां पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर नियंत्रण बनाना है डी यहां पर बैठा हुआ है, इसके बीच में बी है और सी है, तो ए जो है इफेक्टिवली कंट्रोल डी के ऊपर उतना प्रभावशाली नियंत्रण नहीं बना पाएगा जितना वो बी के ऊपर बना लेगा, ठीक है। व्यक्तित्व भी इंपॉर्टेंट होता है नियंत्रण बनाने के क्षेत्र में। अगर जैसे मान लीजिए ए नामक अधिकारी है, वो नियंत्रण बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि बी एंड सी एंड डी, डी के ऊपर उसको नियंत्रण बनाना है, ठीक है। तो ये अधिकारी का व्यक्तित्व भी कितना प्रभावशाली है इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो अधिकारी जो है कितना बढ़िया तरीके से अपने अधीनस्थों के ऊपर नियंत्रण बनाएगा। अगर अधिकारी का व्यक्तित्व ऊंचा है या अच्छा है, या उसका ज्ञान का स्तर अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड बढ़िया है, ठीक है, तब भी वो क्या कर सकता है, नियंत्रण को अच्छा कर सकता है। अगर उसका व्यक्तित्व निचले स्तर का है, घटिया है, तो उतना प्रभावी नियंत्रण वो नहीं बना पाएगा। व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा, है ना, चाहे वो व्यक्तित्व अच्छा हो चाहे खराब हो, वो भी नियंत्रण को प्रभावित करेगा। यहाँ पर अच्छा बुरा के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि नियंत्रण को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चारों फैक्टर क्या हैं, सही हैं, जो नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। Which one of the following factor may affect the span of a control? तो बिल्कुल सही है। लोकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स, तो बिल्कुल है। एक तरफ सुपरवाइजर का लोकेशन है, दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट का, अगर दूर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो भी प्रभावित होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेवल्स ऑफ अ हायरार्की एंड अ पर्सनालिटी, तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक स्पैम ऑफ कंट्रोल के एक ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो स्पैम ऑफ कंट्रोल को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको देखना है। इसमें भी प्रत्यायोजन के विषय में परिभाषा है कि प्रत्यायोजन में क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिए प्रत्यायोजन के संदर्भ में देखते हैं कि किसकी परिभाषा किसने क्या दी है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे दूसरों को ज्ञान बांटते समय ज्ञान मिल भी जाता है और ज्ञान बांटने वाले के पास भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्यायोजन का मतलब है कि अधिकार, जैसे हम मान लीजिए एक उदाहरण के लिए किसने बोला ऐसा कि जैसे हम ज्ञान अपना बांटते, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको आपके पास भी ज्ञान जा रहा है और मेरा भी ज्ञान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला, तो ये स्टेटमेंट है आपका न्यूमैन का, ठीक है, न्यूमैन का स्टेटमेंट है। फिर प्रत्यायोजन प्रशासनिक सिद्धांतों में एक कल्पना है क्योंकि सत्ता का संबंध कार्य से है। मैंने आपको बताया कि किसने प्रत्यायोजन की आलोचना की कि प्रत्यायोजन कभी भी नहीं ट्रांसफर किया सकता, ठीक है, अधिकार कभी भी ट्रांसफर नहीं किया सकता, यह कार्य के साथ जुड़ा होता है, इसका संबंध कार्य से। मैं गला फाड़ फाड़ के ये बता रहा था अभी आपको। तो ये बोला था एमपी फॉलेट ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने, ठीक है। तो बी में 3 हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए में 1 और बी में 3, सी में 2 और डी में 1। सी में 2 यानी कि प्रत्यायोजन, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य और अधिकार देने से कुछ अधिक है, कैटमिलेट। और कई बार सी में 2 है, डी में 4 हो जाएगा फिर आपका। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत हो गया, आई थिंक बी में 3 हो गया, हाँ सही है। सी में 2, सी में 2 हो गया और डी में 4। ये वाला ए वाला 1 में होगा, ये सही गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन ये वाला क्या है, टेरी से ही जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। एंड प्रत्ययोजन सिद्धांतों में कल्पना मिथक मात्र है, तो ये एमपी फॉलेट से जुड़ा हुआ है। और आपका जो है प्रत्ययोजन का अर्थ जो है दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक होता है, ये कैटमिलेट से है। और कई बार प्रत्ययोजन से प्राप्त सत्ता को भी आगे प्रत्ययोजित किया सकता है, तो ये न्यूमैन का होगा। तो इस हिड्डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्ययोजन और विकेंद्रीकरण के अंतर को प्रस्तुत करने वाले सही कथन को पहचानना है हमें। सही कथन कौन सा है? प्रत्ययोजन में अधीनस्थ को उच्च निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ संस्था को निर्णय के क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता होती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जब प्रत्ययोजन किया जाता है तो निचले अधिकारी के पास पूरी स्वतंत्रता नहीं होती कि वो पूरा अच्छे तरीके से खुल करके निर्णय ले। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि विकेंद्रीकरण में अधिकार ही बटे होते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि अधीनस्थ संस्था को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार है, राज्य की सरकार है और पंचायतें हैं, तो पंचायतों को पूर्ण अधिकार है अपने डिपार्टमेंट में निर्णय लेने का, राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्र में और केंद्र सरकार को। तो ये क्या है, ये विकेंद्रीकरण का तत्व है ना। लेकिन जब प्रत्यायोजन किया जाता है कि मैंने आपको कुछ ए ने अधिकार दे दिया कुछ बी को कि आप भाई कुछ काम देख लो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाता हूं, तो बी को उसने पूरा अधिकार तो नहीं दिया ना, पूरी स्वतंत्रता तो नहीं दी, जिससे कि बी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर कोई काम फंसता है तो बोलता है कि सर गए हैं बाहर, अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो आप करवा लेना, मैं इतना आपका थोड़ा बहुत काम आपको कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यायोजन में अधीनस्थ जो होता है उसके पास पूरी स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन विकेंद्रीकरण में पूरी स्वतंत्रता होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, प्रत्यायोजन सीमित होता है, बिल्कुल सही है। आंशिक होता है, विशिष्ट भी होता है, जबकि केंद्रीकरण जो है व्यापक रूप में पूर्ण और सामान्य होता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Identify the correct statement presenting the difference between the delegation and the decentralization. In delegation, the subordinates does not have a complete freedom of decision making from the higher authority. In the decentralization of the subordinate institution has a complete freedom into the field of a decision making. तो बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। डेलीगेशन इज अ लिमिटेड, पार्शियल, साइंटिफिक, ऑफिशियल, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड, कंप्लीट एंड द जनरल, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे प्रत्यायोजन के संबंध में कुछ विचार दिए गए हैं, कुछ परिभाषा है। प्रत्यायोजन का अर्थ है उच्चतर से निम्नतर प्राधिकार तक विशिष्ट अधिकारों को पहुंचाना, यानी ऊपर से अधिकार नीचे की तरफ आए, वही क्या है, प्रत्यायोजन है। टेरी कहते हैं प्रत्यायोजन का अर्थ है कि एक कार्यकारी या सांगठनिक इकाई से दूसरी तक अधिकारों को पहुंचाना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन कोई भी योजना प्रत्यायोजक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत ही होती है, ठीक है। प्रत्यायोजक का मतलब जो अधिकार दे रहा है उसको बोलते हैं प्रत्यायोजक। और प्रत्यायोजक जो अधिकार किसी अपने निचले कर्मचारी को देता है तो वो निचले कर्मचारी के ऊपर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता रहता है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा एक बार प्राधिकार सौंप जाने के बाद प्रत्यायोजक यानी अधिकारी, प्रत्यायोजक का मतलब जो अधिकार सौंप रहा है वो अधिकारी के द्वारा उस अधिकार को घटाया बढ़ाया और वापस नहीं दिया सकता। ध्यान रखना कि अगर ए नामक अधिकारी ने अपने निचले अधिकारी बी को कुछ अधिकार सौंप दिया, तो अधिकार एक बार सौंप दिया तो फिर उस अधिकार को घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, है ना। अधिकार एक बार सौंपे जाने के बाद यानी प्रत्यायोजक द्वारा फिर उसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। प्राधिकार सौंपते समय प्रत्यायोजक न तो अपना निर्णायक प्राधिकार स्थानांतरित करता है और ना ही अपनी जिम्मेदारी का परित्याग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ए नामक अधिकारी ने बी को कुछ अधिकार दे दिया, है ना। तो अब ये ए नामक अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास कोई प्राधिकार नहीं है, हम किसी प्रकार के कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यायोजक ए है, यानी ए ने अधिकार सौंपा किसको, बी को। तो ए ये कभी भी नहीं कह सकता कि जो है कि अपना प्राधिकार सौंपते समय निर्णायक प्राधिकार ये कभी भी नहीं सौंप सकता है किसी को, ठीक है। जो इसका लास्ट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है या राइट्स होता है वो जो है अपने निचले अधिकारियों को ये सौंप नहीं सकता, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ए कभी भी भाग नहीं सकता।
अब जैसे मैं आपको बोलूं कि ए वाला जैसे कि ए नामक चैप्टर आप याद करके आना, और आपने, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हाँ राम को मैंने बोला, ठीक है, राम को मैंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेना, ये चैप्टर याद कर लेना, और राम ने बोल दिया श्याम को कि श्याम तुम याद कर लेना, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको बोला था ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अब राम ने श्याम को दे दिया, तो आप अपनी जिम्मेदारी से, इसका मतलब है भाग रहे हो आप। जो भी प्रत्यायोजक होता है, जो भी अधिकारी होता है, अपने निचले अधिकारियों को जो भी, या अपने निचले कर्मचारी को जो अधिकारी प्रत्यायोजन करता है, वो कभी भी अपना फाइनल अथॉरिटी नहीं सौंप सकता, ठीक है। एमपी फॉलेट कहती है प्रत्यायोजन की अवधारणा को सांगठनिक विचारधारा का एक मिथक मानती है। ये अभी जस्ट ऊपर ही मैचिंग में पूछा गया था। वे कहती हैं कि प्राधिकार का संबंध किससे होता है, काम के साथ जुड़ा होता है, और प्राधिकार को कभी भी ट्रांसफर या प्रत्यायोजन को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया सकता। ठीक है, इस तरह जो काम करता है उसके पास ही प्राधिकार होना चाहिए, चाहे उसके श्रेष्ठतर को पसंद हो या न पसंद हो। चूंकि प्राधिकार का नाता जो है कार्य या जिम्मेदारी से होता है, इसलिए कभी भी प्राधिकार को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वही चीज फिर मूनी टेरी एमपी फॉलेट के बारे में है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के संदर्भ में क्वेश्चन है कि 4 तत्व के रूप में उत्तरदायित्व, प्रशासनिक, कार्यात्मक और बाहरी तत्व, ठीक है, ये 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4। बाहरी तत्वों का विवेचन किसके चिंतन में दिखाई देता है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को लेकर के फेसलर के स्टेटमेंट में ये 4 तत्व दिखाई देते हैं, उत्तरदायित्व, प्रशासनिक, कार्यात्मक और बाहरी तत्व, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन द डिस्कशन ऑफ 4 एलिमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फंक्शनल एंड द एक्सटर्नल एलिमेंट, तो फेसलर के स्टेटमेंट में ये दिखाई देता है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइम देख लेते, थोड़ा सा टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। 1.5 घंटा फिर भी लग जाएगा। अभी में 12 क्वेश्चन, ये 11 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। समन्वय के संबंध में, है ना, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समन्वय के संबंध में प्रत्यक्ष संपर्क, प्रारंभिक चरण में समन्वय की स्थापना, संपूर्णता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो एमपी फॉलेट के द्वारा, ठीक है। एमपी फॉलेट ने संगठन में, ध्यान रखना कि संगठन में इन्होंने समन्वय को इन्होंने केंद्रीय तत्व माना है। लिख लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पर। एमपी फॉलेट ने संगठन में समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को क्या माना है? सेंट्रल थीम या सेंट्रल एलिमेंट्स कह सकते हैं, या प्राथमिक तत्व माना है, ठीक है। ये कहती है कि अगर संगठन में समन्वय नहीं होगा तो संगठन टूट जाएगा, ठीक है। इन्होंने परंपरागत संगठन के सिद्धांत और व्यवहारवादी संगठन के सिद्धांत के बीच क्या किया है? समन्वय स्थापित करने का काम किया है, समन्वय स्थापित करने का काम किया है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन, एस्टैब्लिशमेंट of the coordination at the initial stage of a principle of a completeness sorry, principle of a community presented by the Mary Parker Follett। तो यहाँ पे एमपी फॉलेट के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने ऐड कर दिया है। फॉलेट ने समन्वय के सिद्धांतों को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। समन्वय संगठन का क्या है? एक मौलिक तत्व है। तो इन्होंने बताया कि समन्वय बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। समन्वय जो है संगठन के बीच विभिन्न घटकों के बीच होता है। समन्वय तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने संगठन के ऊपर इनके जो विचार हैं, ठीक है। तो इन्होंने संगठन के ऊपर विचार के संदर्भ में इन्होंने बोला कि संगठन में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इन्होंने बताया कि अगर संगठन में कोई क्लैश उत्पन्न हो जा रहा है, कोई संघर्ष उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसको प्रभुत्व के द्वारा, समझौते के द्वारा और एकीकरण के द्वारा उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो इन्होंने 3 आयाम बताए थे, आप इनको समझ लेना। प्रबंधन का समन्वय क्या है? प्रबंधन का सार है, ठीक है। समन्वय का उद्देश्य क्या है? अधिकतम सहयोगी प्रभावशीलता न्यूनतम संघर्ष के जरिए हासिल करना होता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं एक एक करके। ये सारे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं और इनको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको 2 पार्ट में बनाता तो शायद 1-1 घंटे की या 45-45 मिनट की 2 वीडियो हो जाती और अच्छे से इन चीज़ों को हम और एक्सप्लेन कर पाते। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको एक 140 क्वेश्चन बना दिया है मैंने।
है ना। अब बाद में देखेंगे, अगले पार्ट में हम कम क्वेश्चन बनाएंगे जिससे वीडियो थोड़ी छोटी हो और हम एक की बजाय 2 वीडियो बना सकते हैं इतने में। चलिए कोई बात नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत देर से कथन कारण क्वेश्चन नहीं है अभी तक आपको, स्टेटमेंट, मैचिंग, डेफिनेशन, ये सारे क्वेश्चन। देखिए, जब संगठन में औपचारिक प्रवृत्ति का संचार कम हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कथन कह रहा है कि जब संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम हो जाता है तब अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, जब औपचारिक प्रकृति कम हो जाती है तब अनौपचारिकता पर अपने आप बल देना शुरू हो जाता है, अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है। कारण क्या है कि संगठन में अनौपचारिक संचार को क्या बोला जाता है, अंगूर लता का नाम दिया गया है, ग्रेपा वाइन का नाम दिया गया है। इसीलिए ठीक है कि देखिए, अब यहाँ पे संगठन में अनौपचारिक संचार को अंगूर लता का नाम दिया गया है, इसीलिए संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम होता है। तब कम होता है जब अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है, तब संगठन में औपचारिक संचार कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए संगठन में अनौपचारिक संचार को ग्रेपा वाइन का नाम दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉर्मल नेचर डिक्रीज द organization of the organization, then the need for the informal communication increases। रीजन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नेम्ड ग्रेपावाइन कम्युनिकेशन। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन के सिद्धांतों के अंतर्गत सैनन और वीनर, लीगन, ऑसगुड और मैकलिन मॉडल किससे जुड़ा हुआ है, तो ये संचार से जुड़ा हुआ मॉडल है। इजी है क्वेश्चन है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सैनन एंड वीनर मॉडल, लीगन एंड ऑसगुड एंड मैकलिन मॉडल आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन थियरी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, सैनन और बीबर मॉडल, वेस्ली और मैकलिन मॉडल संचार के सिद्धांतों से ये जुड़े हुए मॉडल हैं। ठीक है, सैनन और बीबर मॉडल क्या है, ये संचार के पहले मॉडलों में से एक मॉडल माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला मॉडल यही से आया है। इसके पहले इसे साल 1948 में क्लाउड, एलवुड और सैनन और वीनर ने विकसित किया था। ठीक है, यह मॉडल संचार की व्याख्या 5 बुनियादी घटकों के संदर्भ में करता है, स्रोत, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और गंतव्य यानी डेस्टिनेशन। तो ये 5 क्या है, इस मॉडल की बुनियादी घटक है, कंपोनेंट्स हैं कह सकते हैं। ठीक है, 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, सोर्स है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है एंड डेस्टिनेशन है। नवीन लोक प्रशासन के कुछ मूलभूत लक्ष्य हैं, इनमें से क्या क्या शामिल है नवीन लोक प्रशासन में, तो नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता है, मूल्य भी शामिल है, सामाजिक मान्यता है, परिवर्तन है। तो ये चारों नवीन लोक प्रशासन के लक्षण है या मूल्य लक्ष्य है, इसके मूल लक्ष्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है, यह कह लें बेसिक गोल है इसके, रिलेवेंस, वैल्यूज एंड सोशल एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन के कुछ निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसमें प्रासंगिकता आती है, मूल्य और आदर्श आते हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, परिवर्तन है और ये ग्राहक उन्मुखी है, यानी ग्राहकों के ऊपर ज्यादा बल देता है, यानी कि जनता के ऊपर ज्यादा बल देता है, ये प्रशासन के ऊपर कम बल देता है। ठीक है, ड्वाइट वाल्डो ने नवीन लोक प्रशासन की 3 विशेषताएं बताई हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन कौन सी, ग्राहक उन्मुख नौकरशाही, क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, जो नौकरशाही होनी चाहिए वो जनता के हित में काम करे, ना कि नौकरशाही के हित में बननी चाहिए, प्रतिनिधियात्मक नौकरशाही, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन में जन सहभागिता। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 3 चीजें क्या है, ड्वाइट वाल्डो ने बताया है। ठीक है, ड्वाइट वाल्डो की बुक बताएं आप कौन सी है, जिसने नवीन लोक प्रशासन के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। फिर फ्रेडरिक्सन ने नवीन लोक प्रशासन को क्या बोलते हैं, द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद। ये भी शब्द आ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद, सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म, किसने बोला है, नवीन लोक प्रशासन को। नवीन लोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद किसने बोला है, फ्रेडरिक्सन ने बोला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ अ टर्बुलेंस। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन यही पूछा था और यही आंसर आपको दिख गया यहाँ पर, ड्वाइट वाल्डो की बुक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ अ टर्बुलेंस। ठीक है, ड्वाइट वाल्डो। न्यू पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन को विकास करने के लिए या नव लोक प्रशासन के उदय के लिए या विकास करने में इस पुस्तक का भी योगदान माना जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि लोक प्रशासन जो है सभ्य समाज का आवश्यक अंग है और इसमें राज्य के उच्च स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। तो ये मार्शल डिमॉक का स्टेटमेंट है, इजी क्वेश्चन है। Who said that the public administration is an essential part of a civilized society and it has given birth to the higher from the state to which is called the administrative state? Marshall Demock. 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? किसने बोला कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन है? ऐसा किसने बोला? ठीक है, तो ये बोला है वुड्रो विल्सन ने। 36 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। Who said that the public administration is a systematic and detailed study of a law? Detailed study of a law. तो वुड्रो विल्सन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, लोक प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत ऊर्जा सूचना मॉडल, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ऊर्जा सूचना मॉडल का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो जॉन टी डार्सी के द्वारा। द इंफॉर्मेशन एनर्जी paradigm and the comparative public administration has been used by the John T. Darcy. चलिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन के ऊपर और अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान देना, कौन सा कथन सही है? तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहारिक भूमिका और प्रभाव पर संकेंद्रित होता है। तो बिल्कुल सही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में आप देखेंगे अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग कंट्रीज की प्रशासनिक संरचना, उसकी प्रक्रिया, व्यवहारिक भूमिका क्या है, कैसे है, उस पर क्या होता है, ये केंद्रित होता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो बिल्कुल सही है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह CAG कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप वर्ष 1963 में गठित हुआ। ठीक है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, 1963 में ये गठित हुआ था। ठीक है, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह, देखिए ये देखिए सी वाला ऑप्शन, तुलनात्मक, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित था। तो नहीं, ये गलत है भाई। ठीक है, जो CAG बना था, ये पूछ रहा है जो CAG बनाया गया था, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रुप बनाया गया था, जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था, क्या उसको अमेरिका की राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के द्वारा पैसा दिया जा रहा था या उसको चलाया जा रहा था? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी जिसमें होगा वो सारा गलत है। ए में सी है, ये भी गलत है, बी में सी है, ये भी गलत है, डी में सी है, ये भी गलत है। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? बी बचता है। फ्रेडरिक्स तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अध्यक्ष, इसके आरंभ से लेकर 1970 तक ये अध्यक्ष रहे तुलनात्मक लोक प्रशासन के। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के, ठीक है, CPA। इस हिसाब से सी ऑप्शन सही है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन CPA, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA। ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड on the structure, process, practical role and the impact of the public administration at the international level। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ये स्टडी करता है, चाहे उसके स्ट्रक्चर हो, चाहे उसका पर्पस हो, चाहे उसमें प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, क्या रोल होता है, उन सब के ऊपर ये स्टडी करता है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG वाज फॉर्म्ड बाय द 1963। ये 1963 में ये CAG कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो था, CAG 1963 में बनाया गया था। द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG वाज फाउंडेड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। तो नहीं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा ये फंड नहीं किया गया था, फंडेड नहीं किया गया था। ठीक है, इसको फंड जो मिल रही थी वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा नहीं मिल रही थी। फ्रेडरिक्स वाज चेयरमैन ऑफ द CAG,
है ना। CAG के ये चेयरमैन कब तक रहे? जब से CAG बना तब से लेकर 1970 तक ये तुलनात्मक प्रशासनिक ग्रुप के क्या रहे? ये अध्यक्ष बने रहे। लगभग 63 में बना था ये और ये 70 तक रहे, 63 से लेकर लगभग 7 सालों तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उसके बारे में व्याख्या दे रखी है। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से और क्रॉस नेशनल का मतलब अलग अलग देशों का तुलनात्मक अध्ययन और क्रॉस सांस्कृतिक स्थितियों में क्या करता है? सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। ये अलग अलग देशों को क्रॉस स्टडी करता है और वहाँ की क्रॉस कल्चरल को भी स्टडी करता है। वहाँ की क्रॉस जो प्रशासनिक प्रणालियां हैं उन अलग अलग देशों की प्रशासनिक प्रणालियों का भी अध्ययन करता है। तो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का विशेषता है या उसकी विशेषता है। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद औपनिवेशिक व्यवस्था टूट गई और औपनिवेशिक व्यवस्था टूटने के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास होता है, ठीक है। यह वैश्विक सार्वजनिक प्रणाली की संरचना, संचालन, आचरण, कार्यों और प्रभावी पर क्या है? ये केंद्रित रही है। यह विविध देशों और क्षेत्रों में लोक प्रशासन की प्रणालियों के बीच समानताओं और विषमताओं के साथ साथ उनके कारणों को भी देखता है कि दुनिया भर में जो प्रशासनिक विषमताएं हैं क्यों हैं, उसका क्या करता है? एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। लोक प्रशासन प्रणालियों और उसके आसपास के वातावरण के बीच संबंधों पर यह विचार भी करता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखना यहाँ पे क्या था? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन क्या इसको फंडिंग कर रहा था? तो नहीं, इसको फंडिंग कौन कर रहा था? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको क्या किया? तुलनात्मक लोक प्रशासन की स्थापना की और इसी ने क्या किया? इसको फंडिंग भी की, ठीक है। शुरुआत से लेकर यानी CAG जब से बना, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जब से ये बना तब से लेकर 1970 तक फ्रेडरिक्स इसके अध्यक्ष रहते हैं। फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक सरकारों के अतिरिक्त विदेशी देशों की सरकार इसे कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा लाल पीला हो गया, मेरे को लगता है सही से दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए अब मैं इतना नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें भी वही सारी चीजें हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है भाई, नहीं तो मैं पढ़ा देता अच्छे तरीके से आपको, है ना। चलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो एक्चुअली जब बैठे रहना पड़ता है ना। अब जब कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप जब पढ़ाते हैं या पेन टैब से जब आप पढ़ाते हैं तो आपको एक आपके अंदर एक लिमिटेशन होती है कि आप बस केवल सामने देख सकते हैं, आप इधर उधर नहीं देख सकते। आपको जस्ट फोकस आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए और आप उठ नहीं सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। आप तो एक इंसान भाई 1-1.5-2 घंटे एक पोजीशन में नहीं बैठ सकता है ना। अगर कोई स्टैंडिंग पढ़ा रहा है तो आगे पीछे पानी वानी पी सकता है, इधर उधर जा सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस वजह से ज़्यादा लंबी क्लासेस या थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने से, ठीक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में फ्रेडरिक्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है? तो अनुभव से मानकी की ओर स्थानांतरण इन्होंने किया है या नहीं? कौन सी चीजें हैं इसमें जो तुलनात्मक लोक प्रशासन में फ्रेडरिक्स ने डेवलप्ड किया है, ठीक है। तो अनुभव से मानकी और स्थानांतरण इन्होंने नहीं किया है और भाव मूलक से मानकी और स्थानांतरण ये भी नहीं किया है। पारिस्थितिकी से गैर पारिस्थितिकी और स्थानांतरण ये भी नहीं है। नैतिक से नियम आधारित अध्ययन की ओर स्थानांतरण ये इन्होंने किया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में इनकी प्रवृत्ति को इसने डेवलप किया है, ठीक है। Which one of the following needs trends has been considered by the Fredericks in a comparative public administration? तो shift from ethical to rule based study, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर में कथन कारण क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि इसमें औपचारिकता और संरचना पर ज्यादा बल दिया जाता है। कारण क्या है कि शास्त्रीय सिद्धांत जो है मानवीय तत्व और संगठन व्यवहार की उपेक्षा करता है, इसीलिए जो है इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, ठीक है। शास्त्रीय सिद्धांत में क्या होता है कि मानवीय तत्व और संगठन के व्यवहार की उपेक्षा की जाती है ना। इसीलिए जो है लोक प्रशासन में शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना की जाती है, सीधी सी बात है। क्योंकि इसमें औपचारिकता पर ज्यादा बल दिया जाता है, मानवीय संगठन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। संरचना का ज्यादा महत्व दिया जाता है और संगठन के व्यवहार पर कम बल दिया जाता है। तो कथन कारण सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रक्चर। तो कथन सही है, रीजन भी इसका सही है। क्लासिकल थ्योरी इग्नोर्स दैट द ह्यूमन एलिमेंट्स एंड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए जो है इसकी क्रिटिसिज्म भी की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
रीजन एंड असर्शन दोनों सही हैं और आर ए को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो हर्बर्ट साइमन की बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें इन्होंने प्रशासन को क्या बोला है? लोक प्रशासन में सिद्धांतों को, लोक प्रशासन में सिद्धांतों को इन्होंने क्या बोला? कहावतों की संज्ञा दी। लोक प्रशासन में सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी, कहावतों की संज्ञा दी। इनकी बुक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, एक द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इनकी बुक है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन आपके सही हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपका 41 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ध्यान रखिएगा ये 41 क्वेश्चन जो है पूरे आपके, है ना, लगभग मैंने 102 क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे करवा दिया है। तो इस हिसाब से आपका जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पूरा आप मैराथन, चाहे आप इसको सेशन समझ सकते हैं, चाहे मैराथन टेस्ट सीरीज समझ सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक जहां से भी स्टार्ट होगा सीरीज नंबर 11 से या फिर 12 से शुरू है ना। ये अभी 14 नंबर सीरीज है, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। ठीक है, ये 4 सीरीज में आई थिंक चला होगा। जो भी है आप देख लीजिएगा, चारों सीरीज में क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, है ना। पूरा एक लक्ष्मीकांत या किसी भी बुक्स को इसमें पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है इन क्वेश्चंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।